सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में हूं अलीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर साहब। पॉलिटिकल स्टोरीज पे बात करेंगे। जी समी साहब, ओवर टू यू। जी थैंक यू अलीना। बिल्कुल सियासत पर बात होगी। सेनेट के इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस की हेयरिंग भी चल रही है। इसके अलावा मरियम नवाज़ साहबा का जो बदलता हुआ स्टैंस है वो कुछ कहानी बयान कर रहा है। अब वो उस कहानी में कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, इस पर बात करेंगे और फिर छोड़ देंगे, इसका फ़ैसला आवाम ख़ुद करें। ब्रॉडशीट स्कैंडल जो है उसके हवाले से एक बात सामने आई है कि जो मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब हैं वो डेविड रोज़ के ज़रिए मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे मसावी के साथ, जिसकी ब्रॉडशीट कंपनी थी। कहते हैं कि मैं पैसे सरकार के कम करवाने के लिए बात कर रहा था। भाई अगर आप सरकार के पैसे कम कराने के लिए बात कर रहे थे तो राब्ता स्टेट लेवल पर होना चाहिए था। वहाँ पर जो हाई कमीशन है, ये बीच में डेविड रोज़ कहाँ से आ गया और फिर वो 2.5 लाख पाउंड के कमीशन की बात कर रहा है। ये सारा मामला बहुत फिशी है और अभी तक इमरान खान साहब की जो इंटेग्रिटी थी उस पर इस तरह बराह रास्त कभी कोई हर्फ नहीं आया था। शुगर स्कैंडल की बात आई, उन्होंने कमीशन दिया। करीबी तरीन दोस्त थे जहांगीर तरीन साहब, कोई बिल्कुल उन्होंने परवाह नहीं की। और भी हमने ये देखा है कि जब भी कोई पार्टी में रिएक्शन आता है किसी चीज़ का, जैसे अब्दुल कादिर को टिकट मिला बलूचिस्तान से सेनेट का, लोगों ने बात की, सुनी, उन्होंने वो टिकट भी, उन्होंने उसका टिकट भी चेंज कर दिया। ये जो शहजाद अकबर साहब हैं, ये बहुत ये जो सवाल हैं बड़े वैलिड और जेन्युइन सवालात हैं और जब तक इसका फ़ैसला अज़मत सईद शेख साहब की सरबराही में कमीशन नहीं करता, शहजाद अकबर साहब को चाहिए कि वो स्टेप डाउन करें वॉलंटरीली। वो कहें कि मैं उस वक्त तक काम नहीं करूँगा क्योंकि मुझ पर ये बड़े इल्ज़ामात लगे हैं। इसलिए कि ओरिजिनल जो फ़ैसला था उसके मुताबिक 22 मिलियन पाउंड अदालत ने कहा था कि देने हैं ब्रॉडशीट को, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं दिए। और ये जो शहजाद अकबर साहब ने अपना टाइम ज़ाया किया, उसने जो इन्फोर्समेंट जजमेंट ली मसावी ने, उसमें 29 मिलियन पाउंड पाकिस्तान को पे करना पड़े, जो कि हाई कमीशन के अकाउंट से निकाल लिए गए। तो 7 मिलियन पाउंड ज़्यादा दिए गए। क्यों दिए गए 7 मिलियन पाउंड ज़्यादा? और ये सारी दोस्ती यारी कि ये करेंगे वो करेंगे, तुम उससे मुलाकात करवा दो, मैं उससे मुलाकात करवा दूँ, इतने पैसे उतने पैसे, ये चीज़ें बिल्कुल इसको शफाफ अंदाज में इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ये इश्यूज़ हैं, सारे उन पर बात करते हैं। लेकिन ज़रा वो स्क्रीनशॉट दिखा दें जी। आरिफ अलवी साहब का जो वैक्सीन का नंबर है, मुझे बड़ी हैरत हुई है कि वो ये कह रहे हैं कि आप 116 पर SMS करें, वजारत सेहत की जानिब से आपको मिल जाएगा तस्दीकी पैगाम। नीचे मेरा पैगाम देखें, मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा हूँ, कतार नहीं तोड़ूंगा। और नीचे 420 लिखा हुआ है। अब ये जो 420 है, इसमें 4 2 0 आधा वो नज़र आ रहा है। बाकी अब ये कैसे, किसने ये नंबर कैसे अलॉट हो गया जनाब आरिफ अलवी साहब को? 420 क्या हम आम गुफ्तगू में हम क्या कहते हैं 420 कि कौन होता है 420 जिसका नंबर है? जैसे 10 नंबर अगर आ जाए तो कहते हैं 10 नंबर ही होगी, पूरी कहानी बन जाए। हालांकि बड़े शरीफ आदमी है आरिफ अलवी साहब और बड़े माहिर डेंटिस्ट हैं, नो डाउट अबाउट इट। और फिर अवान सदर में भी बड़ा लो प्रोफाइल अपना आराम से काम कर रहे हैं। टीम अगरचे उनको कोई ऐसी अच्छी नहीं मिली कि कुछ उनके जो अच्छे काम हैं उनकी को उजागर उनको कर सकें, बस वही यारी बाशी में ही अपने वो चंद 5-8 दोस्तों के साथ ही सब कुछ करते हैं। आरिफ अलवी साहब भी रात को निकल जाते हैं गाड़ी पर बैठकर अपनी अहलिया के साथ, होटलों में बैठ के खाने वाने खाते हैं। अवान सदर पे ज़्यादा कोई इतना नहीं वो करते, बेहतर काम वो कर सकते हैं क्योंकि पॉलिटिकल वो है। लेकिन मुझे अब ये 420 के नाम के साथ ये लगाना कोई शरारत लगती है मुझे, या अब कोई इशारा, मैं क्या कह सकता हूँ राना साहब? मुझे अफसोस हुआ। देखें वो एक शरीफ आदमी है, अच्छे आदमी है, और उनके साथ ये इस तरह से ब्लर करके, अब पता नहीं है क्योंकि ये देखे ना ये मतलब 420 नजर आ रहा है। 420 ही असली है या नहीं है? नहीं, उनके ट्वीट से निकाला मैंने, उनके ऑफिशियल ट्वीट पर है ये। मेरी गुजारिश सुने ना, लेकिन जो आपने बात की, ये जिसने भी किया है, अगर मैं कहता हूँ कि ऐसे हो भी रहा था
तो उन्हें सदर ममलकत के मनसब का कुछ ख्याल ख्याल करना रखना चाहिए था। जिन्होंने भी ये नंबर लगाया है उन्हें चाहिए था कि बहुत इससे बड़ा गलत तासर जाता है, बहुत गलत है। और ये सदर साहब की शख्सियत जो है उसको इन्होंने मुतासर किया है ये नंबर लगाकर। बिल्कुल ये बड़ी ज्यादती की बात है। और ये सदर साहब की जो टीम आपकी बात की है ना समी साहब आपने, ये देखें आपने बिल्कुल सही कहा कि ये माजी के सदूर से बहुत मुख्तलिफ है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि इंतहाई शरीफ आदमी है, मनन शख्सियत है उनकी, समाजी कामों पर तवज्जो भी देते हैं, लेकिन वो जो कुछ करते हैं उसको उजागर करने के लिए उनके पास कोई मौसर टीम नहीं है। यानी सदर ममलकत को उन्होंने इंफॉर्मेशन वाले तो ख़ास तौर पर आप यकीन करें, अगर वो शेख रशीद साहब के पास होते हैं ना वो इंफॉर्मेशन वाले, तो वो मुर्गा बना के उनके रोजाना दुर्गत करते कि ये तुमने क्या किया। मैं आपको सही बता, काम भी कुछ नहीं करते, शरीफ आदमी खाबा पार्टी है, सारी खाबा पार्टी। साहब ये भी उनकी टीम की जिम्मेदारी थी कि अगर इस तरह का कोई नंबर आ रहा है तो उसको फौरन 420 में से क्या रहना साहब? नहीं ये देखें, ये बहुत बड़ा, ये 420 का मतलब है फ्रॉड। अच्छा, दफा 420 भी फ्रॉड की दफा है अदालत में। कानून गाड़ी पे नंबर नहीं लगवाता, कोई नंबर नहीं लगवाता। आप अपनी गाड़ी पे नंबर 420 लगवाएंगे? तो मुझे तो पता ही नहीं नंबर। अच्छा जी, माशाल्लाह, सवाल पता किया नहीं, आपसे, अब मार्च मुझे में शायद डकैत था, कोई ऐसी चीज होगी बीच में। ये समी साहब ये जो बात जमीन पे रहती हूँ, ये बड़ी संजीदा तवज्जो की मतकाजी है। इसको ऐसे नहीं जाने देना चाहिए कि सदर ममलकत Those who are responsible, President Alvi, a decent man, he should take action, और पूछना चाहिए कि ये क्यों किया गया। ये बिल्कुल उनके नाम के साथ ये नंबर, ये कोई नून लीगिया भी वहां बैठा हो सकता है, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। और दूसरी नून लीगिया से मुझे बात याद आ गई, आज फिर मरियम नवाज साहबा ने पाकिस्तान की अदलिया पर अटैक कर दिया। देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बेंच, इंतहाई ऑनरेबल जजेस, जस्टिस गुलजार, चीफ जस्टिस गुलजार साहब की सरबराही में, जस्टिस उमर अताब बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुशीर आलम, यानी ये जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, ये इन जजेस पर मुश्तमिल है। और वो जो मामला है उसको बहुत ही संजीदगी से और बारीकी से उसको देख रहे हैं। तो आज जनाब मरियम नवाज साहबा की तरह ट्वीट चलाइए, ये इतना उन्होंने फिर हमला किया है मरियम साहबा ने, मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था। क्या कह रही हैं आज वो कि ECP लाइक ऑल इंस्टीट्यूशन इज़ बाउंड बाई आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज़ कैटेगोरिकली opined that open ballot cannot be the course for Senate elections since such would need a constitutional amendment. It would be wrong to use ECP's shoulder and lay it open. भाई आप ये कैसे सुप्रीम कोर्ट को ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं। और दूसरा ट्वीट देखें, दूसरा ट्वीट ये कह रहे हैं, how can ECP rethink something that is enshrined in the constitution? If it requires constitutional amendment, there is no other way it can be done. Supreme Court is requested to exercise extra caution and not do anything that will be conceived as defacing the constitution on behest of someone. आप इल्ज़ाम लगा रही हैं क्या जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान की वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला नहीं करेगी? ये जो जजेस हैं ये किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ये आपका एक पॉलिटिकल बयानिया है, और आप वकील बन के आप पार्टी बन सकती हैं, पार्टी हैं उसमें आपका वकील है, बनी हुई है, आप उसमें जो भी आपका मौक़िफ़ होगा आप बयान करें। लेकिन आप हर इदारे को, जिस तरह आपने पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान की फ़ौज को जिस तरह आपने निशाना बनाया, उसी तरह पाकिस्तान की अदलिया को आप निशाना बना रहे हैं। राना साहब ये बहुत, कल भी हम ये बात कर रहे थे यहाँ पर, आप नहीं थे प्रोग्राम में, लेकिन ये एक टेंडेंसी बनती जा रही है कि ये एक बाकायदा धमकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। ये कोई हमें गुफ्तगू नहीं है, कॉशन, एहतियात से काम लें। ये किसको कह रही हैं? क्या पिद्दी का शोरबा। आप देखें कि ये होती कौन है समी साहब, सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देने वाली। ये आप देखें, ये बहुत संजीदा मामला है। और देखें आपने जो बात पहले कही है कि जिस वक्त इनका दिल करता है ये अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलती हैं। अब और इनके वालिद जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर हमले कराते रहे, सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ GT रोड पूरी पर जिस किस्म की हर्जा सराई उन्होंने अदालत उज़्मा के बारे में की, उसी मिशन को ले। अब देखें अदालत उज़्मा के फाजिल जज साहबान का ये बेंच जो है, 5 रुकनी बेंच, ये सारे जज जो हैं सनी साहब इंतहाई मोतबर जज हैं और बड़ी मेहनत से वो इस केस को सुन रहे हैं और एक एक पहलू को जो है ना उसका जायज़ा ले रहे हैं। और ये मोहतरमा जो हैं इन्होंने ये ट्वीट ठोक दिया, यानी कोई
हद होती है ये देखें। और इस बारे में मेरी आला अदलिया से भी ये गुजारिश है कि इन चीज़ों को लगाम दी जानी चाहिए। इतना खुला नहीं इन लोगों को छोड़ना चाहिए कि जिसका जो दिल करता है आला अदलिया के ख़िलाफ़ जहर उगलता रहे। ये कोई तरीका समी साहब, ये इंतहाई नामुनासिब बात है। कल भी आपने बात की थी इस हवाले से, आला अदलिया का वकार जो, एक तरफ हम आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, आइन में ये नहीं लिखा हुआ कि आप आला अदलिया की तज़हीक नहीं कर सकते। लेकिन उसमें राना साहब बात ये है कि अब उसमें फिर जो आइन के कस्टोडियन है इस पे एक्शन लेना भी उन्हीं का काम है, हम तो सिर्फ हाईलाइट कर सकते हैं, बिल्कुल कैन ओनली पॉइंट आउट है ना। और दूसरी बात मैं बताऊं, ये एक और मामला हुआ, काजी फायद ईसा साहब जो ये रवां हफ्ता है आगे उसका, उसमें उन्होंने ख़ुद ये रिक्वेस्ट की अपने किसी मसरूफियत की वजह से कि वो बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहते। उसको पाकिस्तानी मीडिया ने ये छापना शुरू कर दिया कि जी उनको बेंच में सीट नहीं दी गई। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा एक क्लैरिफिकेशन दी, 22 फरवरी से जो बेंच का जो शेड्यूल होना है उसमें उनको काजी फायद ईसा साहब बेंच में शामिल हैं, वो पूरा शेड्यूल सरबराही करेंगे 4 नंबर बेंच की। तो बात यह है कि ये इस वक्त एक टेंडेंसी बन गई है, एक ट्रेंड बन गया है कि आप पॉलिटिशियंस के, पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिवाइड इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग अपने अपने जो बयानिया है उसके साथ खड़े होकर जो गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई इस बात का लिहाज नहीं कर रहा कि इससे पाकिस्तान के इदारों के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान की अदलिया के साथ क्या हो रहा है। और उससे भी जो आगे एक तकलीफ़ दे बात है वो ये कि कोई इसको संजीदगी से, इसको जो रोकने के लिए आइन और कानून में जो कुछ कहा गया है उस पर अमल दरामद या बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। और वो क्या कहते हैं, करने दें जी, बात खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, इससे तो अनार्की फैलेगी। क्या कहते हैं, अगर इसको रोकने की कोशिश करेंगे तो जनाब वो उनको हीरो बनाने वाली बात है। मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के आइन को, कानून को गाली दे के, पाकिस्तान के इदारों को गाली दे के कोई कैसे हीरो बन सकता है। राना साहब, समी साहब देखें, आपने जो बात की ना उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ कि पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उन्होंने भी इस मसले पर एक बयान दाग दिया, ये काजी फायद ईसा साहब के मसले पर, कि उन्हें बेंच में शामिल नहीं किया। भाई आप पता तो करो ना कि वो बेंच में क्यों शामिल नहीं हैं। उन्होंने खुद दरख्वास्त की चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से कि वो इस हफ्ते जो है ना चेंबर में काम करना चाहते हैं। चीफ़ जस्टिस साहब ने उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। अब उस पर पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी एक बयान दाग दिया कि जी ये जो है ना बड़ा यूँ है। और देखें ये मामला जो है इस पे अब ज़रूरत इस अमर की है कि ऐसी चीज़ों को ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। हर बंदे का फ़र्ज़ है, ये नहीं है कि वैसे तो मैं बात करता रहूं कि कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, लेकिन आइन और कानून की तशरीह समी साहब सवाए सुप्रीम कोर्ट के और कोई नहीं कर सकता, कि सुप्रीम कोर्ट के पास ही ये इख्तियार है कि आइन और कानून की तशरीह। यहाँ बज़ों में खुद ये लोग बने हुए हैं सारे तशरीह करने के लिए कि जो अपनी मर्जी है। मरियम नवाज साहिबा को देखें ना, वो सबसे बड़ी कानूनदान बन के सामने आ गई हैं और वो अदालत उज़्मा को कह रही है कि जी आप यूँ ना करें और वो करें। ये यानी ये देखें, ये कोई तरीका अदालत को मुखातब करने का? ये क्या कह रही हैं? ये एक नाअहल, देखिए मेरी समी साहब एक मिनट भाई, ये वो खातून है जो वालिद की तीमारदारी के लिए जिनको जमानत मिली और उस जमानत का ये इस्तेमाल गलत कर रही है कि वो आला अदलिया के खिलाफ फर्जा सराई कर रही है। के लिए तो बाहर जाना चाहती हैं, फिर भेज दें बाहर। तो वो अपना हाफिज हुसैन अहमद साहब ने कहा है ना कि ठेकेदार जो है वो 5 अरब रुपए का ठेका मांग रहा है मार्च के लिए। अगर मैं आपकी बात मान लूँ कि वो जी अब उसको अपने वालिद की तीमारदारी के लिए जाना चाहिए था, तो फिर तो उसको बाहर जाने की नहीं, जब वो तीमारदारी के लिए, जब वो सर्विसेज अस्पताल में दाखिल थे, उस वक्त इन्होंने जब जमानत के लिए दरखास्त दी थी तो कहा था मैं अपने अब्बा जी की यहाँ तीमारदारी करना चाहती हूँ। तो अब्बा जी बाहर चले गए। अब्बा जी कौम को धोखा देकर, अदालत को धोखा देकर, अदालत ने उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इश्तिहारी करार दे दिया। अब वो बाहर बैठे हुए मजे कर रहे हैं। और ये मेरी बात सुने भाईजान, और ये मोहतरमा जो है ये जमानत लेती है बाहर, यहाँ पाकिस्तान में वालिद की सर्विसेज अस्पताल में तीमारदारी के लिए, और रोज वो अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की आला अदलिया के खिलाफ जहर उगलती नहीं। तो वो जो जहर उगल रही हैं तो वो अफवाज पाकिस्तान नहीं देख रही? नहीं, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। नहीं तो वो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी तो है ना। तो कल सवाल किया था, किसने जवाब पूरे कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो वही तो बात है जो आप, मेरी और आपकी बात एक ही है, लेकिन सवाल ये है कि वो एक्शन ना मैंने करना है ना आपने करना है। अब मुझे वैसे क्यों नहीं करती राना साहब? करना चाहिए ना। करती क्यों नहीं? चाहिए तो है, आपको क्या लगता है? ये तो आप वो बताएं ना सर, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों से बात तो हम ये अल्फाज देखें,
उम्मीद है एक फ़र्द की ख्वाहिश पर एक जमात को रिलीफ देने और हुकूमत की डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए पूरी अदलिया की साख को दाव पर नहीं लगाया जाएगा। अब आप, ये बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम है, ये सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज होने की कोशिश है। उनके फ़ैसला जो वो इस वक्त समाअत कर रहे हैं, आप बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपके ऊपर और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है। अच्छा, अब मैं एक और बात, ये उन्हीं से रिलेटेड है राना साहब, मरियम नवाज़ साहबा का मैं आपको शॉर्ट सुनवाऊंगा, नवाज शरीफ साहब के ट्वीट आपको मैं सुनवाऊंगा। एक उनका जो स्टांस था पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से, वो सारा तब्दील हुआ है। अब तब्दीली जो कोई होती है किसी चीज़ में, तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ज़रा आप जज्बात को मुठ रख के रैशनली मुझे उसका जवाब दीजिएगा कि ये तब्दीली, फिर वो जो लोग बात करते हैं कि जो लोग कहते हैं कि ये धुआं तो वहीं से उठता है, कहीं थोड़ी बहुत तो आग लगी होती है तो फिर ही धुआं उठता है ना, वैसे तो नहीं उठता। तो बिल्कुल ऐसा। अब मैं ज़रा शुरू हम करते हैं कि मरियम नवाज़ साहबा की सबसे पहले जो उन्होंने अभी जो कल लेटेस्ट जो बयान दिया है ना, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले, अपने डायलॉग के हवाले से, अपने ताल्लुकात के हवाले से, सबसे पहले मैं आपको वो पंजाबी की जो गुफ्तगू है ना, वो सुनवाना चाहता हूँ। ज़रा सुनवा दें प्रोड्यूसर साहब। वो ये कह रही हैं, ये बड़ी संजीदा बात है जो वो कह रही हैं कि सिलेक्टर्स, हमने आपको माफ़ किया, आइंदा ये गलती ना कीजिएगा। अब इससे पहले जो वो गुफ्तगू कर रही थी, उसमें वो ये कह रही थी कि हमसे एनआरओ मांगा जा रहा है, हम एनआरओ नहीं देंगे। उससे पहले वो ये कह रही थी कि किसी से बात नहीं होगी। मैं आपको वो उनकी सुनवाता हूँ गुफ्तगू, जिसमें आप वो कह रहे थे कि मरियम साहबा, अगर वो शॉर्ट ज़रा चलवा दें जिसमें वो ये कह रही थी कि अब अवाम से बात होगी, अब सिलेक्टर्स या सिलेक्टेड से कोई बात नहीं होगी। ज़रा सुनवाइए कितना एक बड़ा हार्ड उनका स्टांस था। ये अब वो बिल्कुल खुल के उन्होंने कहा कि जी हम कोई बात नहीं करेंगे सिलेक्टर्स के साथ। अच्छा, फिर आप आपके मैं जुडिशरी के हवाले से और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, मैं आपको उनके जो ख़ास तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ये ट्वीट ज़रा स्क्रीन पर चला दें जो मरियम साहबा के और नवाज शरीफ साहब के थे कि नो डायलॉग विद एस्टेब्लिशमेंट, अगर वो चला दें तो। अब ये देखें कि कोई डायलॉग, बात बेमायनी है, किसी तरह का कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल आप ये देख लें, कठपुतली को एनआरओ नहीं मिलेगा, पूरी कौम का फैसला है, और किसी तरह के कोई हम डायलॉग नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये आपने एक पूरा वो थीसिस इसमें बना रही है। अब ज़रा आप आगे आएँ तो उसमें DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, एक उनका एक गुफ्तगू थी। उस गुफ्तगू में DGISPR ने कहा कि हमारे कोई बैकडोर राब्ते किसी के साथ नहीं है और ये कोई डायलॉग शालॉग की बात नहीं है। सुनवाइए ज़रा क्या कहा था DGISPR ने। यानी बिल्कुल खुलकर कह रहे हैं DGISPR कि कोई हमारे बैकडोर राब्ते नहीं है, कोई किसी तरह की हम गुफ्तगू नहीं कर रहे, और जो लोग सियासत में फ़ौज को ड्रैग करते हैं उनके लिए हमारा ये पैगाम है कि ऐसी कोई बात आप ना करें। इसी गुफ्तगू में आगे चलकर राना साहब ये कहते हैं DGISPR कि अगर कोई आदमी फिर ये कहता है कि राब्ते हो रहे हैं तो आप उसका सबूत लाएं। आप कोई भी जो बात कर रहे हैं आप सबूत से करें, सबूत के बगैर आप कोई बात ना करें। अब मैं आपको, लेकिन मुझे ब्रेक पर जाना है, तो ये जब ब्रेक से हम वापस आते हैं अलीना, तो फिर मैं आपको मरियम नवाज़ साहबा की वो गुफ्तगू सुनवाऊंगा जो उन्होंने DGISPR से बात कही और उन्होंने कहा कि राब्ते हैं। लेकिन ये आप जरा, लेकिन समीर साहब आपने एक और भी बात की ना, आपने कहा धुआं तभी होता है जब आग लगी होती है। खैर, इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब। जी, ब्रेक पर जाने से पहले DGISPR की बात भी आपने सुनी। मरियम साहबा शुरू में बहुत कह रही थी
कोई बात नहीं होगी। ट्वीट भी हैं उनके भी, नवाज शरीफ साहब के भी। मैंने उनको जो कल का वज़ीराबाद का जलसा है वो भी मैंने आपको सुनाया, जिसमें वो कह रही हैं माफ़ कीता आइंदा होर ना करे अजे, इस तरह दोबारा ना करेंगे, हुण तुहानू आराम आ गया। एक बड़ा तंज़िया अंदाज में ठंड पै गई है। अब ज़रा उनकी वो गुफ्तगू जो उन्होंने DGISPR का जो ये बयान मैंने आपको दिखाया, राब्तों के हवाले से जब उनसे ये सवाल हुआ तो उन्होंने क्या जवाब दिया। राना साहब DGISPR पाक फ़ौज के तर्जमान हैं, जो भी वो बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करेंगे। कल भी हम ये बात कर रहे थे, मरीम साहबा ने कह दिया कि जी वो उनके ऊपर की सतह की बात होगी या उन्हें पता नहीं है। एक छुपा हुआ तंज था उसमें सारा। सवाल ये है कि मरीम साहबा ये जो स्टांस है पूरा उनका, अब तो वो माफ़ भी कर दिया उन्होंने, हुण ना करे अजे, बात बड़े एक लाइट से अंदाज में की, लेकिन मैसेज क्या है एस्टैब्लिशमेंट के लिए? वो जो पहले कहती थी कि हमसे NRO मांगते हैं, हम NRO नहीं देंगे, अब उन्होंने कहा जी हमने माफ़ कर दिया। ये इतना बड़ा एक यू टर्न नहीं बल्कि अबाउट टर्न है उस सारी पॉलिटिक्स। और अमली तौर पर भी हम ये देखते हैं कि जो एहतजाज है वो मौखर हुआ, इस्तीफ़े मौखर हुए, सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, कैंडिडेट्स वो कर रहे हैं फील्ड, और अब कह रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस हम करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर हम लड़ाई लड़ेंगे। जो एहतजाज है, लॉन्ग मार्च है, वो भी मार्च में पता नहीं कैसे होगा। और फिर ये भी तजवीज़ें आ रही हैं कि जनाब आप उसको रमज़ान के बाद कर लें, मई में कर लें, अप्रैल के एंड में कर लें। तो एक पूरा यू टर्न नज़र आता है हमें PDM की पॉलिटिक्स में। अब ये तो नहीं हो सकता कि ये सारा जो यू टर्न है उन्होंने खुद से ही कर लिया हो। कहीं ना कहीं किसी से, जैसे वो कह रही हैं, राब्ता तो फिर हो रहा होगा ना। समीर साहब देखें, बात ये है जी, ये किसको धोखा दे रही हैं? आपको भी पता है, पूरी कौम को पता है, तमाम सियासतदानों को पता है कि अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान जो बात करते हैं वो पाक फ़ौज के इदारे की तरफ से होती है, वो पाक फ़ौज की क़यादत की तरफ से होती, वो अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते। ये कन्फ्यूजन पैदा करने की अपनी पुरानी साजिश पर अमल पैरा है। आप कहते हैं कि ये आगे क्यों करते जा रहे हैं? जिस तरह अवाम ने इनको दत्कारा, अवाम ने PDM को रद्द किया, ये उसका नतीजा है। ये राब्तों का सारा ड्रामा कर रही हैं मोहतरमा, इसमें कोई सदाकत नहीं है। वो यहाँ पे मोहतरम है, वो सियासत से दूर रहते हैं, उन्होंने ये बात भी की है। यहाँ पे ज़रा रुकें। अब आप ये कह रहे हैं ना कि अवाम ने धुतकारा। आज ज़िमनी इंतखाबात हैं, कराची का ज़िमनी इंतखाब भी पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी अक्सरियत से जीत रही है, और जितने माजी में PTI को वोट मिले थे उससे आधे भी अभी नहीं मिले। सांगड़ की भी ये सूरत हाल है। पशीन में जो इब्तदाई नताइज आए हैं उसमें जो बलोचिस्तान अवामी पार्टी है बाप, उसके उम्मीदवार की भी वही हालत है जो PTI की कराची में हालत है। तो जो इलेक्शन बाई इलेक्शन के नताइज हैं, उन नताइज के मुताबिक तो हम ये समझते हैं या ये नज़र आ रहा है कि, और ये बात इमरान खान साहब को कम अज़ कम वो अपने जो ये इलेक्शन के नताइज हैं वोट्स का कंपैरिजन करें कि पिछली दफ़ा जो इलेक्शन 2018 में था तब कितने वोट मिले, अब कितने वोट मिले हैं, उनकी आंखें खुल जाएंगी। ये जो आप अपने चंद तर्जमानों के साथ बैठ के गुफ्तगू करके और उसके बाद ट्विटर पर और TV पर आके खिताब करके लोग चले जाते हैं, ये ठीक है कि माजी के हुक्मरान करप्ट थे, लेकिन इस वक्त जो लोगों के मसाइल हैं, इस वक्त जो बेरोज़गारी है, इस वक्त जो महंगाई है, उसमें तहरीक इंसाफ को कोई मार्जिन देने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ पर फ़ौज के ऊपर तनकीद की बात है लोग रिजेक्ट करते हैं, अदलिया पर तनकीद की बात है लोग रिजेक्ट करते हैं, लेकिन जो मिस गवर्नेंस के इशू हैं राना साहब, जो महंगाई के इशू हैं, जो बेरोज़गारी के इशू हैं, हॉस्पिटल्स में मुझे कॉल्स आई कि जी हमारे पास इंसाफ हेल्थ कार्ड है, और ये मुझे वहाँ से तौसा से जो वज़ीर आला साहब का हल्का है, और उन्होंने कहा जी हम सवेर से बैठे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कोई डॉक्टर देखने के लिए तैयार नहीं है। तो ये मसाइल जो हैं, ये अगर मसाइल हल नहीं होंगे तो आप जो बात कह रहे हैं कि जी वो तो ये झूठ बोल रही हैं, पता नहीं किसको धोखा दे रही हैं, या पता नहीं फिर बहुत सारे लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं ये कह करके जनाब ये तो बिल्कुल इनकी कोई किसी से बात नहीं है। आखिर ये मुल्क तो चलना है ना, जो इदारा है, चाहे वो पाकिस्तान की फ़ौज है, पाकिस्तान की एजेंसी है, पाकिस्तान की अदलिया है, सारे मुल्क के वो इदारे हैं ना, एक जमात के इदारे तो नहीं हैं राना साहब। नून लीग की 84 सीट्स हैं कौमी असम्बली में, पीपल्स पार्टी की 40 से ज़्यादा सीट्स, एक सूबे में हुकूमत है उनकी। तो आपका क्या मतलब है कि वो ये इन सब लोगों को नेपाल भेज दें? नेपाल नहीं, ये हुकूमत पे तनकीद करें, हुकूमत की मुखालफत करें, इन्हें कौन रोक रहा है? तो वो कहते हैं एहतजाज करें, लेकिन समी साहब ये मसला नहीं है,
मसला ये है कि जो सच है ना वो सच है, ये दुश्मन के एजेंडे पर अमल पैरा है नवाज शरीफ और उनके साथी। महंगाई की बात करना ये दुश्मन का एजेंडा तो नहीं है। महंगाई की बात करें ना, कौन इससे मना करता? महंगाई की बात करने से महंगाई की बात करने से कोई नहीं रोकता। महंगाई अयूब खान, मेरी बात सुने, महंगाई अयूब खान के खिलाफ भुट्टो भी लेकर निकले थे कि महंगाई हो गई, भुट्टो के खिलाफ पीएनए वाले भी निकले थे, महंगाई हो गई। नवाज शरीफ के खिलाफ अयूब भी गया, अयूब भी गया, भुट्टो भी गया। मेरी बात हुक्मरान आते जाते रहते। समी साहब, बात यह है कि पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जो जहर उगल, ये तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर साजिश करते थे नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा पाक फौज के खिलाफ। ये तो जो गद्दारी का मुकदमा क्यों नहीं चला? यही चीज होनी चाहिए ना। क्यों नहीं चला गद्दारी? बात जो मैं आपसे कर रहा था, क्यों, किसने माफ किया? डॉन लीक्स ये होती है लीडरशिप की। देखिए, हम अभी बात कर रहे थे, देखिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत से हजार इख्तलाफ किए जा सकते हैं, लेकिन एक बात जो थी कि जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग पाकिस्तान के मफादात के मुनाफी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, तो उन्होंने परवाह नहीं की थी कि इसके सियासी असरात क्या होंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सूबा सरहद जो उस वक़्त था और बलूचिस्तान, वहाँ नेशनल अवामी पार्टी और जमी की हुकूमतों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया। उन्होंने उस वक्त के गवर्नर और वज़रा आला, वज़रा और अरकान पार्लियामेंट को गिरफ़्तार किया कि उनकी सरगर्मियाँ जो थीं वो मुल्की मफादात के मुनाफी थीं। वो सुप्रीम कोर्ट में एक पार्टी के ख़िलाफ़ रेफरेंस लेकर समी साहब गए। तो ज़रूरत इस अमर की है कि मसलहत का शिकार नहीं होना चाहिए। जहाँ कौमी सलामती का मसला हो, उस बारे में इन्हें आगे बढ़कर फैसले करने चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी है। थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग दैट। यही हम लोग कह रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, अभी आप ही ये बात कर रहे थे, महराज मोहम्मद ख़ान को अपना सियासी जाननशीन डिक्लेयर किया था, लेकिन क्योंकि महराज मोहम्मद ख़ान उन्हीं सरदारों के साथ मिलकर इस्तीफ़ा दे रहे थे और उनके साथ साजिश में शरीक थे, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने न सिर्फ उनको गिरफ़्तार किया बल्कि अपने इंतहाई करीबी साथी को जेल में डाला। और वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़ात के हवाले से बात नहीं कर रहे थे। वो उस वक्त जो सारी मूवमेंट चल रही थी उसमें ये ख़तरा था कि बलूचिस्तान असम्बली में करारदाद पास हो जाएगी पाकिस्तान से अलहदगी की। उस वक्त उन लोगों ने ये प्लान कर लिया था। इसलिए वो जो वक्त था उसमें तो कोई रियायत नहीं की गई। और नजम सेठी साहब, जिनको बाद में नवाज शरीफ साहब ने अपनी आंखों का तारा बनाया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी दिया और पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने मिलकर उनको पंजाब का वज़ीर-ए-आला भी बनाया, वो भी उन गद्दारों के साथ, उन वतन दुश्मनों के साथ शरीक थे। पहाड़ों पे चढ़ के फायरिंग कर रहे थे, पहाड़ों वो लड़ने के लिए उनके साथ गए थे। तो जनाब साहब, यही तो मुनाफकत है। मैं आपको बताऊं, यहीं पे देखें, यही चीज़ है कि और जब हमें सूट करता है, हम वैसे तो कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो बहुत अजीम सियासतदान थे, उन्होंने बड़ा ये किया वो किया, लेकिन हम जो उनके एक्शन है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो वतन दुश्मनों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया, उसको क्यों ये दानिश्वर सपोर्ट नहीं करते? ये तो नहीं करते सपोर्ट, क्योंकि तब भी उस वक्त भी पाकिस्तान की फ़ौज को उसके खिलाफ बातें की जाती थी। और बलूचिस्तान ऑपरेशन, ये नहीं बताया जाता कि बलूचिस्तान ऑपरेशन किया क्यों गया था, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज को बुरा भला कहा जाता है। अकबर बुगटी की बात की जाती है ना, उसको ये शहीद मिलत बनाते हैं। 15 से 20 लोग शहीद हुए थे पाकिस्तान फ़ौज के उस गार में। एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी थे, उनका कोई जिक्र नहीं करता। रावलपिंडी से ताल्लुक था उन लेफ्टिनेंट कर्नल का। चाहिए, अगर स्टेबिलिटी मुल्क में आती है और चीज़ें बेहतर हो, किसी भी चीज़ में कोई बुराई नहीं है। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो चौधरी अनवारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। साबिक स्पीकर हैं आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के। समी साहब के साथ उनकी एक्सक्लूसिव गुफ्तगू होगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, से फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब। जी अलीना, शुक्रिया। चौधरी अनवारुल हक साहब हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चौधरी साहब, ये बताइए कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की आमद है, तो इस वक्त जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं वहाँ पर जो उनकी परफॉर्मेंस है, किस नज़र से देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया समी साहब, आपने टाइम दिया। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल ये है कि जून में एक्सपेक्टेड इलेक्शंस हैं और उनसे 45 डेज़ पहले जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल आ जाता है। लेकिन अब चूँकि आखिरी साल है और आखिरी साल के जो आखिरी 6 माह होते हैं वो
आज़ाद कश्मीर में हमेशा, चूँकि 5 साल जब पूरे हों तो आप ये समझते हैं कि 5 साल पूरे होने के बाद आखिरी 6 माह वो इंतखाबी सारा ही अमल उसमें पूरी तरह प्रोसेस शुरू हो जाता है। इंतखाबी फरिश्ते अभी बनना शुरू हो गई हैं, अपडेट हो रही हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और इस दफ़ा एक खुशाइंद बात ये हुई है कि जो वोटर्स हैं वो सिर्फ अपने मुस्तकिल पते पर ही अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। जो आर्जी पते वाली बात है या जो धांधली वाली बात है वो खदशात इलेक्शन कमीशन ने सरे दस्तों एड्रेस कर दी हैं। जो मेन प्लेयर्स हैं वो PDM की जमातें हैं वर्सेस PTI एंड मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। PDM में आप ये देख लें कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त पीपल्स पार्टी, नून लीग के चैप्टर्स मौजूद हैं और PTI भी मौजूद है पूरी तरह से। और उसके अलावा जो आज़ाद कश्मीर की सबसे कदीम जमात है सवादात आज़म जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, वो भी इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। और उसके अलावा डेफिनेटली जो मजबूत आज़ाद उम्मीदवार होंगे चंद, वो भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जी, इस वक्त जो तहरीक इंसाफ है हुक्मरान जमात है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में हम देखते हैं कि बड़ी उसमें ग्रुप बंदी है, क्या कहेंगे आप? जी, बड़ा आपने जायज़ आपका तजज़िया है। असल में हुआ यूँ कि आज़ाद कश्मीर में जो नो मौलूद जमात है PTI, इसका क़याम गुज़श्ता आम इंतखाबात से कबल आया था। और उस वक्त खान साहब जो होंगे उनका जो था, आप ये समझ लें कि वो शोहरत की बुलंदियों पे थे। पाकिस्तान में भी आपने देखा कि उन्होंने मैसिव गैदरिंग्स को ख़िताब किया जिसके नतीजे में PTI की गवर्नमेंट बनी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आज़ाद कश्मीर में उन्होंने PTI का चैप्टर कायम किया तो उनकी उस चैप्टर की क़यादत एक ऐसी शख्सियत के हाथ में आ गई कि जिन्होंने ऑलरेडी 9-10 जमातें बदली हुई हैं। और उनके बारे में मशहूर है कि उन्हें खुशबू आ जाती है कि पाकिस्तान में कौन सी जमात बरसे इक़्तिदार आने के लिए तैयारी पकड़ रही है तो वो उसमें जंप कर जाते हैं। वो चूँकि एक पैरा ट्रूपर है जो जमात को हाईजैक कर लेते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली पिछली दफ़ा ये हुआ कि जब PTI ने आम इंतखाबात में हिस्सा लिया तो पूरे आज़ाद कश्मीर में वो एक भी सीट नहीं जीत सकी। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी हल्के 29 हैं, उनमें से एक सीट नहीं जीत सकी। अनफॉर्चुनेटली 2 सीटें जो PTI ने जीती आज़ाद कश्मीर में, वो एक खैबर पख्तूनख्वा से अब्दुल माजिद खान की सूरत में और एक लाहौर से दीवान गुलाम मुहीउद्दीन की सूरत में। तो उसके बाद अब गुज़श्ता 5 साल से उन्हीं साहब की ज़ेर क़यादत PTI चल रही है। और कोई काबिल ज़िक्र पजीराई इसलिए हासिल नहीं कर पाई कि जो खान साहब का बुनियादी फ़लसफ़ा है कि जी ये करप्शन के ख़िलाफ़ एक जमाती जदोजहद है उनकी 22 साल, तो वो जो इस वक्त PTI की क़यादत है उसके ऊपर इतने संगीन इल्ज़ामात हैं सियासी वाबस्तगियों को तब्दील करने के हवाले से, शफाफियत के हवाले से, करप्शन के हवाले से, कि अब वो जो स्टेटस को है जिसके खिलाफ जिसको वो तोड़ना चाहते थे, क़यादत उन्होंने उस जमात की उस स्टेटस को के हाथों में दी हुई है। ये एक डायलेमा है जिससे जमात गुजर रही है। लेकिन अभी चूँकि चंद दिन कबल तनवीर इलियास साहब जो कि पंजाब में, मैं बिल्कुल यही सवाल आपसे करने वाला था कि उनको वो एक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनको टास्क दिया है कि तहरीक इंसाफ को मजबूत करें, तो उनकी परफॉर्मेंस या अभी तक उनकी कारकर्दगी को किस तरह से आप देखते हैं? समी भाई, जो तो अभी जितने दिनों में उन्होंने काविश की है, जो PTI के मौजूदा सदर हैं उनकी जानिब से और उनके ग्रुप की जानिब से इतना शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है कि अपोजिशन जमातों ने तो शायद बिल्कुल सरदार तनवीर इलियास की आमद पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, लेकिन बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और उनके साथियों की जानिब से इतना शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है कि वो ये समझते हैं कि अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं हूँ तो फिर इस जमात को इक़्तिदार में ही नहीं जाना चाहिए, या मैं अगर वज़ारत-ए-उज़्मा का उम्मीदवार नहीं हूँ, या मेरे धड़े के लोगों को जो मुख्तलिफ जमातों से वो पिक करके आज PTI में लेके आए हैं, अगर उनको वो जमाती टिकट ना मिलें तो वो ये समझते हैं कि किसी सूरत में इस तरीके इंसाफ को कामयाब ही नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर तनवीर इलियास साहब को बगैर एम्पावर किए आज़ाद कश्मीर में लॉन्च किया जाता है तो इससे कोई खातिर खा नताइज तो कतन बरामद मुझे होते नज़र नहीं आ रहे, बल्कि इससे जमाती दड़ाबंदी में शायद मज़ीद इजाफा होगा। और जो लोग तनवीर इलियास साहब की सूरत में जमात को ज्वाइन करना चाहते हैं वो सारे भी इस कशमकश में हैं कि अब ये शो कौन रन करता है, क्योंकि ये तो मुमकिन ही नहीं है कि लीडरशिप रोल जो है वो अगर स्टेटस को की कुव्वतों के पास ही रहेगा तो फिर तो जो सूरत आप देख रहे हैं लग रहा है कि ये जमात कोई काबिल ज़िक्र नताइज जो है इंतखाब में हासिल नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर तनवीर इलियास साहब को एम्पावर किया जाए तो उनके बारे में एक विजन तो आज़ाद कश्मीर में ऑलरेडी मौजूद है कि ही इज़ रनिंग अ एम्पायर, और घरे वो चूँकि ख़ानदानी तौर पर ही वो इतने वसाइल रखते हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो सबसे बड़ा मसला है करप्शन और बदयांती का, चूँकि जितना भी हमारा प्राइम मिनिस्टर क्लब है उन्होंने इस आज़ाद कश्मीर को मुगलों की दिल्ली समझ के लूटा। छोटा सा बजट है और इसमें बेचारे अगर वो बजट ही लगा दिया जाए आज़ाद कश्मीर में तो ये पेरिस बन जाए।
तो तनवीर इलियास साहब के बारे में एक अच्छी बात ये नज़र आती है कि चूँकि ही इज़ अ मिलियनेयर, तो उनको आज़ाद कश्मीर के बजट से कोई दिलचस्पी नहीं होगी, और जो उनका विजन है, जिस तरह उन्होंने पंजाब भर में और जो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो विजन है इंडस्ट्रीज़ के हवाले से और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से, उसमें उनकी बड़ी काबिल कदर ग्रां कदर खिदमात हैं। तो अगर उससे इस्तेफादा किया जाए आज़ाद कश्मीर की सतह पर, तो मैं समझता हूँ कि इंतहाई खुशाइंद बात है। लेकिन आज के दिन तक तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि उनको आज़ाद कश्मीर का जो PTI चैप्टर है सुल्तान महमूद साहब की सूरत में, वो पूरी तरह रेजिस्ट कर रहा है, और ये रेजिस्टेंस मुझे आने वाले दिनों में बढ़ती नज़र आ रही है। तवक्ते के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो इसमें मुदाखलत करके तो पार्टीज़ को अपनी अपनी जगह पे महदूद ना करें। ठीक है। अच्छा, गुज़श्ता दिनों मुजफ्फराबाद में तहरीक इंसाफ के वहाँ पर आला अहदेदारों के बीच एक वाक़या पेश आया। होटल के अंदर बड़ा भगदड़, लोगों ने भी बातें की। आपको भी कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी उस हवाले से, अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो। उसमें ब्रेकिंग न्यूज़ बोल चैनल ने दी थी, और उसके बाद शायद कोई लीगल नोटिस भी आपको मौसूल हुआ मेरी इतलात के मुताबिक, जबकि खबर के मुसद्दका होने के बारे में तो कोई ज़्यादा शक व शुबा नहीं था। वाक़या तो 100% हुआ। अब उस वाक़े के शुरका कौन कौन थे सारा आज़ाद कश्मीर जानता है, लेकिन जिस तरह गवर्नमेंट ने उस लीडरशिप को PTI की बेल आउट करने की कोशिश की, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि जब अखलाकी जो हमारी इक़दार हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हों और शबाब व शराब की महफिलें पकड़ी जाएं, तो फिर जो आपका ऊपर वाला एलीट क्लब है वो सब एक दूसरे को बेल आउट करने के लिए आ जाते हैं। तो मुजफ्फराबाद में भी इसी किस्म की कैफियत का सामना करना पड़ा है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के लोग जानते हैं कि उस महफिल में, उस तकरीब में कौन कौन मौजूद था और कौन कौन उस शुरका तकरीब में किस किस का नाम आता है। अच्छा, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात थे, उनमें मुस्लिम लीग नून वफाक में उसकी हुकूमत थी। बहुत सारे फ़ंड्स जो थे वो दिए गए तरक्याती फ़ंड्स के नाम पर, और उसमें बड़ा घपला हुआ, उसमें बहुत लोगों ने माल बनाया। तो क्या ख्याल है, वफाकी हुकूमत जो है अब इन फ़ंड्स की अगर तहकीकात करवाए, नैब इसको देखे, क्या कहते हैं आप? देखिए, अवामी हलकों की तरफ से तो ये मुतालबा किया गया था कि जो गुज़श्ता इलेक्शन है उसे हाईजे की वजारत अमूर कश्मीर की तरफ से किया गया, और इससे पहले आज़ाद कश्मीर में प्रैक्टिस ये थी, जो लॉ की तशरीह ये की जाती थी कि वजारत अमूर कश्मीर कश्मीर काउंसिल के थ्रू फंड्स एलोकेट करती थी लोकल गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर डिपार्टमेंट को। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है फिर वो नोटेबल्स के ज़रिए देते, वो सियासी रिश्वत के तौर पर ही थे, लेकिन वो बहुत बहुत शुक्र आपका चौधरी अनारुल हक साहब, बड़ी तफसील से उन्होंने बात की। राना साहब आप देख लें, PC होटल का वाक़या, हमें लीगल नोटिस भी आ गया, और चौधरी साहब ने जो बात की सारा आज़ाद कश्मीर जानता है। लेकिन तो एक बात जो उन्होंने पर्टिनेंट की है कि जो स्टेटस को है वहाँ पर, जो अगर आप इलियास तनवीर साहब को एम्पावर नहीं करते, तनवीर इलियास साहब को, तो फिर बहुत सारे लोग जो आना चाहते हैं वो तो बड़ा मसला होगा। देखिए, हालांकि बैरिस्टर साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं पॉलिटिकल रियलिटी की बात कर रहा हूँ। बात ये है कि बैरिस्टर साहब इससे पहले पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं, आपको पता है, वो पीपल्स पार्टी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर भी रहे, अब PTI में हैं। लेकिन सरदार तनवीर इलियास साहब का, वो ये चौधरी अनारुल हक से बात तो सही कर रहे थे कि बहुत से लोग दूसरी जमातों के, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, नून लीग के, पीपल्स पार्टी में, वो PTI में शामिल होना चाहते हैं सरदार तनवीर इलियास साहब की वजह से। लेकिन बात वही है जो चौधरी अनारुल हक साहब ने की कि वो एक उन्हें मौसर किरदार जो है वो अदा करना है अगले इलेक्शन में, तो उनको तमाम तर सियासी इख्तियारात जो है वो भी देने चाहिए पार्टी को। और इसमें अगर आप गुमगू में रहें, इसमें आप अगर डिसाइड ना करें टाइम पे, तो उसका फ़ायदा तो जो दूसरी सियासी जमातें हैं फिर उनको होगा। नहीं, मेरा ख्याल है समीर साहब, ये फ़ैसला जो है ना तकरीबन हो चुका, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से गुज़श्ता दिनों जब मुलाकात की थी सरदार तनवीर इलियास साहब ने, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब भी थे, अली अमीन गंडापुर साहब भी थे, तो वज़ीर आज़म साहब ने उन्हें कहा था कि आपने आज़ाद कश्मीर में पार्टी को मुतहर्रक बनाने के लिए काम करना है। अब उसका आगे तरीक़ेकार क्या होगा वो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। चलिए जी, आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।